नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट और उसमें हम देखने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ उसके थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स बोर्ड के हिसाब से। मतलब जो आपका 24 में फरवरी में बोर्ड का एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का, तो सॉलिड स्टेट में से क्या पढ़ना चाहिए और वो भी कम टाइम में आपका मैक्सिमम स्टडी होना चाहिए। इसलिए अपना जो हेडिंग है 1 घंटे में सॉलिड स्टेट पढ़ो, तो 1 घंटे में पॉसिबल है सॉलिड स्टेट पढ़ना? तो पॉसिबल है। तो आपको क्या करना होता है कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस चैप्टर के, जो जो न्यूमेरिकल के इम्पोर्टेंट पॉइंट है या न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है उसको करना चाहिए। तो हमें अब इस वीडियो में फाइंड आउट करना है कि क्या इम्पोर्टेंट है। अब देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बोर्ड में एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है। उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो वो पैटर्न का मतलब क्या रहता है कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना चाहिए तब कितने मार्क्स मिलते हैं। तो बोर्ड एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, उस पैटर्न के हिसाब से अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स में भी एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है कि क्या लिखोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, 3 मार्क का न्यूमेरिकल है तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। तो हम फर्स्ट देखेंगे उसके थ्योरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और उसके बाद देखेंगे हम उसके न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। मतलब न्यूमेरिकल के कौन से फॉर्मूले आपको 100% करने ही चाहिए। तो उसी में से जो 4 या 5 फॉर्मूले लेंगे उसी में से आपको एक फॉर्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब देखो, सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल पे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर हम इसके मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो उसको है 3 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, और अगर विद ऑप्शन काउंट करेंगे तो 5 मार्क्स है। मतलब 5 मार्क के तो क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाले हैं। तो 5 मार्क के क्वेश्चन है, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लाने हैं। तो जो भी पॉइंट बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझो और अच्छी तरह से उसको अप्लाई करो एग्जाम के टाइम पे। अगर बोर्ड की पैटर्न की तरफ से आप जैसे उनको एक्सपेक्टेड पैटर्न है वैसे अगर आप आंसर नहीं लिखते हो तो वो पूरे मार्क्स नहीं देते। वो अपना पैटर्न एज इट इज फॉलो करते हैं और जो पैटर्न है वो सब टीचर को वो प्रोवाइड करते कि ऐसे पैटर्न से अगर स्टूडेंट ने आंसर लिखा तो भी पूरे मार्क्स दो, या इतना आंसर लिखा तो इतने ही मार्क्स दो, हाफ मार्क्स दो, ये पॉइंट लिखा तो और एक हाफ मार्क्स दो, ये पूरे पॉइंट लिखे तो पूरे 2 मार्क्स दो। ऐसे सब क्वेश्चन में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं उसके थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। अब देखो, डिस्टिंग्विश का कभी भी बोर्ड में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री का हो बायो का हो जो भी हो, तो 2 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आपको 4-4 पॉइंट लिखने होते हैं। मतलब टोटल 8 पॉइंट। मतलब क्रिस्टलाइन के 4 पॉइंट लिखो, अमोर्फस के 4 पॉइंट लिखो। हर एक पॉइंट को मतलब इधर के 1 पॉइंट, इधर का 1 पॉइंट, उसको आप मिलके आधा मार्क्स रहता है। मतलब टोटल मार्क्स हो गए आपके 2। तो आपको याद रखना है, डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स है तो आपको दोनों के 4-4 मतलब टोटल 8 पॉइंट लिखने होते हैं। दूसरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप क्या है। अब यहाँ पे मैंने 8 एग्जाम्पल लिखे, हर एग्जाम्पल को आधा मार्क्स रहेगा। मैंने यहाँ पे कलेक्शन ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स लिखा है। आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, कौन से तो 4 मॉलिक्यूल दिए होंगे। इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड के और भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए होंगे। अब सपोज मैंने गोल्ड का एग्जाम्पल दिया, सपोज यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन सपोज गोल्ड का एग्जाम्पल दिया, तो वो कौन सा मेटालिक सॉलिड हो गया। तो उसका आप क्या आंसर लिखोगे, गोल्ड, और आगे डैश करके लिखोगे इट इज मेटालिक सॉलिड, आधा मार्क्स होगी। तो ऐसे आपको 4 एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एज इट इज 8 लिखे हैं, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है सब एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से याद करो कि कौन कौन से एग्जाम्पल किस मॉलिक्यूलर सॉलिड में जाते हैं, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपको तो पता है 10 एमसीक्यू रहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है एफसीसी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एटम्स, और उसको एक्सप्लेन करने को बोला है। सिर्फ उन्होंने अगर पूछा होता हाउ मेनी एटम, एफसीसी में कितने एटम, तो 1 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन आपको उसको एक्सप्लेन करना, इसलिए इसको 2 मार्क्स रहेंगे। अगर यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है एग्जाम में तो एक्सप्लेनेशन मत दो, बस आपको लिखना है कि कितने एटम्स रहते हैं, क्योंकि उसको 1 ही मार्क है।
ठीक है, तो मास कैसे है उसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ मेटल इन एफसीसी। आपको एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं यूनिट सेल मेटल के यूनिट सेल में, तो वो उसको कैलकुलेट करना है। अब ये एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है, इसको भी 2 मार्क्स रहेंगे। मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको 100% करना है, उसी में से कोई तो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हर चैप्टर के 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए तो मैंने लिखा है कि 1 घंटे में आपका पढ़ाई हो सकता है। उसके बाद है देखो कैलकुलेट परसेंटेज इफिशियंसी, ठीक है, इसमें भी फिर से आप यहाँ पे लिखा है सिंपल क्यूबिक, आपको पूछ सकते हैं एफसीसी का भी क्वेश्चन, ये परसेंटेज इफिशियंसी का पूछ सकते हैं, बॉडी सेंटर का भी पूछ सकते हैं। तो आपको सिंपल भी करना है, एफसीसी भी करना है और बॉडी सेंटर भी करना है, ठीक है। तो परसेंटेज इफिशियंसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर से। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ इन बॉडी सेंटर। अब देखो बॉडी सेंटर का क्वेश्चन आ गया, पीसीसी का क्वेश्चन आ गया। क्या है पूछा है आपको, रिलेशन भी पूछा है रेडियस और लेंथ का, एज लेंथ का, ठीक है। अब बॉडी सेंटर का प्रिपेयर करो अच्छी तरह से, सिंपल का करो और एफसीसी का करो, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको करना है, ठीक है। ये 2 या 3 मार्क को ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 7, 8, 9 क्वेश्चन देखो, सब क्वेश्चन डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट जो भी है आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर में, उसको आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेक्ट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये ज्यादातर 2 डिफेक्ट ये बहुत बार पूछे हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, उसके कंसेक्वेंस पूछे हैं। अब इसमें एक बात याद रखो कि कभी कभी आंसर सेम रहता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है, तो आपको क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो डिफेक्ट करो, उसके बाद मैंने जो रेडियस का रिलेशन बताया वो करो, डिफरेंस करो, मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप करो, उसके बाद नंबर ऑफ एटम कैसे निकालना है, एफसीसी में कैसे निकालना है उसका कैलकुलेशन, वो एफसीसी का करो, बॉडी सेंटर का करो, सिंपल का भी करो। अब देखो इसमें कंडक्टर के टाइप भी है आपको, लेकिन वो फिजिक्स में भी है, इसलिए मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन ऐड नहीं किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो मैग्नेटिज्म के बारे में। एक है फेरोमैग्नेटिज्म, उसके बाद है डायमैग्नेटिज्म और उसके बाद है पैरामैग्नेटिज्म। तो उसका मीनिंग, मतलब उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग क्या रहता है, उसको अच्छी तरह से समझो। और दूसरी बात, फेरोमैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म, उसके एग्जाम्पल याद रखो, बस आपको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। नीचे एक्सप्लेनेशन होने के बाद नीचे लाइन पे आपको उसका एग्जाम्पल भी लिखना है, एक एग्जाम्पल तो लिखो। सपोज फेरोमैग्नेटिज्म, उसका एग्जाम्पल है आयन, तो आयन लिखना मत भूलो एग्जाम्पल। जैसे कि डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है जिंक, उसको भी मत भूलो। सेम एक बात यहाँ पे भी आती है, सपोज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड पूछते हैं, तो आपको क्लासिफिकेशन लिखना है या पर्टिकुलर मेटालिक सॉलिड एक्सप्लेन करने को बोला, तो मेटालिक सॉलिड एक्सप्लेन करो और उसका एग्जाम्पल लिखना मत भूलो। कोई भी एग्जाम्पल जो आपको याद रहे या जो आपको पसंद लगे उसको एग्जाम्पल लिखो। कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन और नीचे वो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, उसके एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप थ्योरी के बारे में एक और चीज बताता हूँ। आप जो पीवाईक्यू के जो आंसर लिख रहे हैं, पीवाईक्यू में आपने बुक कौन सा भी लिया होगा, उसमें क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर दिया होगा, उस आंसर को एज इट इज रट्टा मत मारो या एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो एग्जाम के टाइम पे। क्यों? अपने लैंग्वेज में उस आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स अब डेरिवेशन होगा, कुछ कैलकुलेशन होगा, तो वो उसमें कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं रहती, वो सबका आंसर फॉर्मूला रहेगा, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, वो तो सेम रहेगा। लेकिन जब थ्योरी रहेगा तो अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करो। सपोज मेटालिक सॉलिड है, तो मेटालिक सॉलिड क्या रहता है आपकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। सिर्फ डेफिनेशन रहते हैं वो एज इट इज लिखने के रहते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो एज इट इज नहीं लिखना होता है,
आपकी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। मैं अभी इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में बताता हूँ कि थियोरेटिकली उस क्वेश्चन को कैसे लिखने का, आपके बुक में कैसे दिया है, मतलब आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में उसका आंसर कैसे दिया है, उसका मीनिंग कैसे दिया है, और आप अपने लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपने टेक्स्ट बुक का एज इट इज लिखा है तो जो पेपर चेक करने वाला है उसको लग सकता है कि आपने कॉपी किया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का एज इट इज है। क्योंकि जो भी आपका पेपर चेक करने वाला है वो एक्सपीरियंस टीचर है, उसको पता रहता है कि बुक में कैसे लैंग्वेज यूज किया है, बुक में क्या दिया है इस पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो पीवाईक्यू के जो भी बुक है वो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या किया है, स्टेट बुक का ही जो कंसेप्ट है एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। तो एक बार उसको आप जो भी पीवाईक्यू के बुक रिफर कर रहे हो उसको एक बार आपके स्टेट बुक के बुक के साथ क्रॉस चेक कर लो कि कॉपी पेस्ट तो नहीं है। कॉपी पेस्ट है तो उसको रट्टा मत करो, उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं वो थ्योरी का पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आज मैं न्यूमेरिकल और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूँ। तो ठीक है, ये जो थे ऊपर के थ्योरी के पॉइंट थे। अब न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल में क्या रिपीटेड मैं बस क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है, जो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कॉमन है। अब देखो फर्स्ट मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आप बाद में आराम से पढ़ सकते हो। फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, किसमें, एफसीसी में। ठीक है, तो एफसीसी का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो बस एग्जाम में चेंज क्या होने वाले, वैल्यू ऑफ कोर्स, और दूसरा क्या चेंज होने वाला है, ये मेटल चेंज हो सकता है, कॉपर है, गोल्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें डरने की बात नहीं रहती, क्यों, क्योंकि जो भी रहेगा मेटल उसका मोलर मास दिया होगा एग्जाम। गोल्ड है तो गोल्ड का देंगे, सिल्वर है तो सिल्वर का देंगे। तो आपको बस उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना है एफसीसी का। अगर दूसरे क्रिस्टल का है तो दूसरे क्रिस्टल का भी करना है। बस एग्जाम में चेंज क्या होने वाला है ये देखो, आपको पूछेंगे वॉल्यूम ही, एफसीसी की जगह बीसीसी आ सकता है, तो बीसीसी का क्या फॉर्मूला है वो चेंज होगा। ठीक है, तो दूसरा मतलब ये टाइप हो गया एक क्वेश्चन का कि वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको 100% करना है। दूसरा एक फॉर्मूला आपको करना है वो है फाइंड द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। आपको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फाइंड आउट करना है। उससे आपको क्या पता चलता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल से कौन सा टाइप का क्रिस्टल है। ठीक है, पता चलेगा आपको वो एफसीसी है या बीसीसी है या सिंपल है, कौन सा टाइप का क्रिस्टल है। तो ये इस टाइप का एक प्रॉब्लम आपको करना है। दो प्रॉब्लम हो गए, ठीक है, दो टाइप हो गए। दूसरा प्रॉब्लम है देखो डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तीन टाइप के प्रॉब्लम हो गए, मतलब आपको डेंसिटी का भी फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करना है। अब देखो चेंजेस क्या होने वाला है, सपोज यहाँ पे एफसीसी है तो डेंसिटी के फॉर्मूले एन की वैल्यू आती है, नंबर ऑफ एटम्स, तो एफसीसी में अलग रहेगा, बॉडी सेंटर में अलग रहेगा, सिंपल में अलग रहेगा, मतलब एन की वैल्यू चेंज होने वाली, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। डेफिनेटली चेंजेस क्या होगा, मेटल, कौन सा मेटल दे रहे, सपोज सिल्वर दिया तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले में सिल्वर का मास पुट कर दो। अगर गोल्ड दिया तो गोल्ड का मास पुट कर दो। मतलब देखो थ्री टाइप के फॉर्मूले आपको याद करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है, फिर से देखो वॉल्यूम आ गया, मतलब थ्री प्रॉब्लम हो गए। उसके बाद है डेंसिटी, फिर वही आ गया। उसको थोड़ा स्लो करना चाहिए आपको बाद में पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इतने इसके एक बार फॉर्मूले देखो, इसके प्रॉब्लम जो भी मैं यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करो। मैंने टोटल 14 प्रॉब्लम दिए, 14 प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बस इस चैप्टर के प्रॉब्लम आपके हो गए, और ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। ठीक है, उसके बाद है देखो फिर से कौन सा क्वेश्चन आ गया, डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद है हाँ रेशियो ऑफ डेंसिटी। अब देखो फिर से डेंसिटी का मतलब थ्री टाइप की प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब डेंसिटी रेशियो का एफसीसी के बारे में फाइंड आउट करना है, बीसीसी। डेफिनेटली एफसीसी में एन की वैल्यू अलग रहेगी, बीसीसी में एन की वैल्यू अलग रहेगी। कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो अलग आएगा दोनों का। तो उसका बस आपको क्या निकालना है, सिंपल रेशियो निकालना है। फिर इसका मतलब क्या है, थ्री टाइप की प्रॉब्लम हो चुके हैं अभी तक। उसके बाद है फिर से देखो डेंसिटी के बारे में प्रॉब्लम आ गया।
मतलब जो भी कंपाउंड है वो कंपाउंड चेंज हो रहा है, कंपाउंड चेंज होता है तो उसका एटॉमिक मास वगैरह वो क्या चेंज होता है। देखो इधर कैल्शियम क्लोरीन का दिया है मास, तो एटॉमिक मास डेफिनेटली चेंज होगा क्योंकि एटम चेंज हो रहा है। तो एग्जाम में वही होने वाला है, एटम चेंज करने वाले मतलब एटॉमिक मास चेंज होना है, इसलिए आपका कैलकुलेशन चेंज होने वाला है। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब ये भी प्रॉब्लम रिपीट हो चुका है, सॉरी। हाँ, अब देखो यहाँ सिल्वर के एटम फाइंड आउट करने, उन्होंने बताया कौन सा एटम फाइंड आउट करने। टाइप ऑफ क्रिस्टल, टाइप ऑफ क्रिस्टल किससे पता चलेगा आपको? नंबर ऑफ एटम से। नंबर ऑफ एटम जैसे रहेगा उस टाइप पे क्रिस्टल रहेगा वो, एफसीसी, बीसीसी या सिंपल, डिपेंड्स एन की वैल्यू क्या आती है। तो ये भी रिपीटेड प्रॉब्लम हो गया। हाँ, अब देखो डेंसिटी ऑफ गोल्ड फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, और ये 12 और 13 क्वेश्चन सेम है, उसको रखता हूं मैं। अब देखो कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। अब ये फोर्थ टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब 4 ही टाइप के प्रॉब्लम इस चैप्टर से आते हैं, 4 ही न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, तो इसको ही करो आप। ज्यादा उसके न्यूमेरिकल के बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो 100% पेपर में आने ही वाले। तो उसके न्यूमेरिकल्स में बात कह रहे थे, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड से कर सकते हो या थोड़ा प्रैक्टिस करो, अभी भी टाइम है। अभी दिसंबर 4 है, जनवरी है, फरवरी के मेरे ख्याल से 27 को कुछ तो पेपर है, 27 या 26 जो भी है, मतलब 20 तक तो आपको टाइम है पढ़ाई करने के लिए। 21 से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले, तो इतना टाइम में आपका कैलकुलेशन का प्रैक्टिस आराम से हो जाता है। मैंने यहाँ 13 प्रॉब्लम दे चुके हैं, आप इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम बस चेंज क्या होने वाला है, या एफसीसी रहेगा नहीं तो बीसीसी रहेगा, एन की वैल्यू चेंज होगी, गोल्ड रहेगा या सिल्वर रहेगा, मोलर मास चेंज होगा, बाकी कुछ चेंजेस होने वाले। मतलब आपको 4 फॉर्मूले याद रखने हैं अगर इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब इस चैप्टर के आपके 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है। प्रॉब्लम देखो क्या है, silver crystallize in MCC structure if edge length of unit cell is 400 picometer, calculate density। अब देखो ऊपर भी डेंसिटी के प्रॉब्लम आए थे, 23 थर्ड के पेपर में, मतलब इस साल के पेपर में आया था। अब आप पेपर देने वाले हो 22/4 को, ठीक है। हम जो भी आप बात कर रहे हैं 24 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब इस साल के पेपर का क्वेश्चन था, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। अब मैं बताता हूँ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। थ्योरी का भी बाद में देखने वाले हैं, अभी न्यूमेरिकल का देखते हैं। तो पीवाईक्यू के जो बुक रेफर करते हैं ना, उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया रहता है कि क्या लिखने से कितने मार्क्स मिलते हैं। तो ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये स्टैंडर्डाइज मेथड से बता रहा हूँ। स्टैंडर्डाइज मेथड से मतलब जो बोर्ड एग्जैक्टली फॉलो करता है, क्योंकि ये मेरे बोर्ड के जो पेपर रहते हैं उनकी जो आंसर की रहते हैं, जो मार्किंग स्कीम रहती है, वो देख के मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को मार्क्स थे 2। अब देखो 4 टाइप के प्रॉब्लम में सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, तो कितने मार्क्स मिलते हैं? हाफ मार्क्स, सिर्फ फॉर्मूला। और अब ये तो बात, अगर आपका कैलकुलेशन नहीं जमता है या नहीं करना है तो ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूले तो करने चाहिए। क्यों बताता हूँ, क्योंकि हाफ मार्क्स है और बोर्ड का फैसिलिटी क्या है, हाफ मार्क इज कन्वर्टेड इनटू 1 मार्क्स। तो आपका हाफ मार्क का कन्वर्जन 1 मार्क में, मतलब सिर्फ फॉर्मूला याद करोगे, 4 या 5 फॉर्मूले रहेंगे जो हम टाइप देखे प्रॉब्लम के, तो हाफ मतलब आप उसको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से आपको 1 मार्क मिलने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूले डेफिनेटली करो इस चैप्टर के, इजी फॉर्मूले, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और जो एन की वैल्यू हम चेंज करते हैं ना, एफसीसी बीसीसी, वो ये एन है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखो एफसीसी है, एन की वैल्यू क्या रहती है? 4, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। अब ये कैलकुलेशन बाद में आराम से देखो, आप कैलकुलेशन मत करो, आप लॉग टेबल वगैरह यूज करो। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन बस कितने मार्क्स है? हाफ मार्क्स। पूरा कैलकुलेशन का हाफ मार्क्स है, मतलब सिर्फ आपने फॉर्मूला लिया, लिखा, हाफ मार्क्स। पूरा कैलकुलेशन हाफ मार्क्स है।
ऐसा नहीं है कि इसको हाफ मार्क्स है, जो फाइनल आंसर है ना उसको 1 मार्क्स है। देखो फाइनल को 1 मार्क्स है, मतलब सिर्फ आपने फॉर्मूला लिखा, पूरा यहाँ तक कैलकुलेशन करते गए। आपको लगेगा यार मैंने पूरा तो सॉल्व किया, बस आंसर लिखना बाकी है क्योंकि मेरा आंसर नहीं आ रहा था तो मुझे 1.5 मार्क्स मिलेंगे। नहीं, 1.5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा क्योंकि पूरा कैलकुलेशन को आधा ही मार्क्स है। और बस एक आंसर लिखने को देखो कितने मार्क्स है। ये डेंसिटी क्या है, आपको पी जैसा दिखता होगा लेकिन वो टाइपिंग है। 1 मार्क्स है सिर्फ फाइनल आंसर को। और डेफिनेटली ये मत भूलो यूनिट लिखना, जो भी आपका आंसर आएगा जो भी उसका यूनिट है उसको सॉरी उसको लिखना मत भूलो, क्योंकि सपोज मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं ना लिखा तो यहाँ 1 का जगह मुझे हाफ मार्क्स मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट क्या रहता है ये हाफ। और सपोज मैंने यूनिट लिखना भूल गया, भूलो मत, लेकिन मैं चांसेस बोल रहा हूँ, यहाँ सपोज यूनिट नहीं लिखा तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 1.5, और 1.5 इज कन्वर्टेड इनटू 2। लेकिन आपको ये आंसर तो 100% आना चाहिए, सिर्फ आपने यूनिट लिखा तो आपको हाफ मार्क्स देने के चांसेस कम है। आपको फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है, तो फाइनल आंसर जब लिखोगे तो आपको पूरा यूनिट लिख के पूरा क्या मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा। अगर बाय चांस आप यूनिट आपका गलत हो गया, भूल गए, तो भी यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलने वाला है। तो ये हाफ और ये हाफ करके वो हो जाएंगे 1.5 मार्क्स और वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मार्क्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि 1 घंटे में या ऑफ कोर्स वो प्लस माइनस हो सकता है, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। आपके कंसेप्ट इस चैप्टर के कितने क्लियर है उस पर डिपेंड रहेगा। अगर आपके इस चैप्टर के कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो आप जल्दी पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम टाइम में ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। देखो आप ज्यादा टाइम नहीं है, आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स करना है, बायो करना है, मैथ्स करना है, या आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, बायो होगा नहीं तो मैथ्स होगा। तो तीनों सब्जेक्ट आपको 1 या 1.5 महीने 2 महीने कंसिडर करो, 2 महीने में आपको कंप्लीट करने हैं। तो आपको प्रॉपर वे से जाना पड़ेगा, प्रॉपर वे से आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, प्रॉपर वे से आपको पता करना पड़ेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जो मैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर करूं। ठीक है, हम कोई एंट्रेंस के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, मैं सीईटी के बारे में नहीं, जेडब्ल्यू नीट किसी एग्जाम के बारे में, एमसीक्यू के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब थ्योरी रिलेटेड है, तो आपको थ्योरी में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको इसके आगे के भी चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। मैं हर दिन यहाँ पे लिखा है मैंने एवरीडे 8 PM में अपलोड करने वाला हूँ हर चैप्टर के न्यू लेक्चर। अभी स्टार्टिंग में एक ही वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, बाद में नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर बढ़ा देंगे आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से आपको इसका कुछ इन फ्यूचर फायदा होगा जब आप फाइनली 24 में फरवरी में एग्जाम दोगे, और जो भी प्रॉफिट होगा मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तो होता ही रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है एजुकेट हो जाओ, कि मतलब सॉलिड स्टेट में एजुकेट हो जाओ, कि जो फायदा सॉलिड स्टेट के अंडरस्टैंडिंग से आपको इन फ्यूचर होने वाला है, मतलब आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और इन फ्यूचर सॉलिड स्टेट रिलेटेड आपका कुछ करियर हो गया तो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो एजुकेट होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ठीक है, हम कल नया चैप्टर लेके फिर से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स बताएंगे। और दूसरी बात की अब थ्योरी चैप्टर लेने वाले, तो थ्योरी आंसर को मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, कैसे लिखना चाहिए, बोर्ड का लैंग्वेज क्या रहेगा, आपका लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, तभी आपको आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा पेपर चेक करने, जो आपका पेपर चेक करने वाला है उस पर। और मेरे ख्याल से आप कल मिलते हैं। थैंक यू।